like for obviously create repository we have selected one token. I see, मैं उस टाइम भी ये चीज सेलेक्ट कर सकता था कि मैं शो करना चाह रहा था ये 403 स्टेटस कोड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि 403 स्टेटस कोड क्या होता है, तो आप एबल हो गए आंसर करने को कि हाँ मैंने गिटहब में काम किया था तो मेरे को ये मिला था। या फिर बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि दैट यू आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस द एप्लीकेशन बट यू आर नॉट अप्रूव्ड टू परफॉर्म दैट पार्टिकुलर एक्शन, ठीक है। डन। नाउ सी गाइस, और यहाँ पे भी अब आप देख सकते हो कि अगर आप नोटिस किए हो, जैसे आपने एक रेपोजिटरी क्रिएट की थी, ठीक है, रेपोजिटरी आपने एक क्रिएट की थी, अब वो रेपोजिटरी प्रेजेंट है कि नहीं, देखो जैसे अभी ये प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी अलग से, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखना कैसे करता है, ये सी, if I click on create repository, one repository will get created, ठीक है। See again I will, one sec, just give me a sec। देखो यहाँ पे अभी कोई रेपोजिटरी नहीं है किसी भी नाम, मतलब है रेपोजिटरी लेकिन अभी बेसिकली वो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ, ओह माय गॉड सॉरी, अभी यहाँ पे अगर मैं अभी क्रिएट रेपोजिटरी के लिए मैंने एक प्रॉपर सब कुछ लिखा, अभी मैं सेंड बटन पे क्लिक करता हूँ तो 201 क्रिएटेड, वन मींस वन रेपोजिटरी इज क्रिएटेड। सी इफ आई क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन, सी वन रेपोजिटरी इज created। If I click on again send button, then we will get again 200, okay, it has fetched that created repo. Now if I click on update repository, it as of now it is founder of Amazon public, okay, what body I have given, I have given boss of Amazon true। If I click on send button, then here it will get updated, okay। see, अब ये प्राइवेट हो जाएगा और ये बॉस ऑफ अमेजोन। अब मैं इस चीज को फेच किया, ठीक है, वापस से मैं फेच किया इस चीज को, 200 ओके आया, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज को, अभी ये चीज प्रेजेंट है यहाँ पे जेफ बेजोस प्राइवेट, अगर मैं सेंड बटन दबाता हूँ और 204 नो कंटेंट आता है, मतलब वो परफॉर्मेंस सक्सेसफुल है, रेपोजिटरी डिलीट हो गई, अब ये गायब, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली हम CRUD ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, और यू कैन से क्रिएट, फेच, अपडेट, डिलीट, ठीक है। एंड वॉट एवर वी आर क्रिएटिंग वी आर फेचिंग इट इज क्रिएटेड और नॉट, वॉट वी आर अपडेटिंग वॉट एवर वी आर अपडेटिंग वी आर फेचिंग वेदर इट इज अपडेटेड और नॉट, एंड वॉट एवर वी आर डिलीटिंग वी आर फेचिंग वेदर इट इज डिलीटेड और नॉट, ठीक है। अब कैसे फेच करेंगे, वही फेच डिलीटेड रेपो, फेच डिलीटेड रेपो। अब मैं फेच करूंगा कि वो रेपोजिटरी जो मैंने डिलीट हुई की थी, ठीक है, वो एग्जैक्टली डिलीट हुई क्या नहीं, तो कैसे, https API this one and authorization bearer token, click on save, click on send button, then we will get 404 not found, which means कि इस नाम की repository कोई है ही नहीं, आप मिली ही नहीं, आपने कुछ या तो URL में गलती की या फिर कुछ, लेकिन नहीं, हमने URL में कोई गलती नहीं किया है, just because इस repository, इस नाम की कोई repository है ही नहीं, इसलिए वो हो गई है क्या, इसलिए वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सपोज नाउ यहाँ पे जैसे एक रेपोजिटरी है एलॉन मस्क, चलो ये मैंने मैन्युअली किया था, इसको फेच करके देखते हैं कि फेच होता है कि नहीं, ठीक है। एलॉन एलॉन मस्क, सी 200, ओके, यू आर एबल टू सी नो, ये देखो यहाँ एलॉन मस्क के, अगर मैं डिलीट ऑपरेशन यूज करूंगा ना एलॉन मस्क के लिए, ये देखो, कॉपी फ्रॉम हियर, पेस्ट इट, ठीक है, सेव सेंड, लेट्स सी 204 नो कंटेंट, ये देखो अभी एलॉन मस्क है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया यहाँ से एलॉन मस्क को, तो अगर आप रिफ्रेश करोगे तो एलॉन मस्क गायब, ठीक है। मोदी को डिलीट करना है, यहाँ पे आओ, MODI, सेव सेंड, 204 नो कंटेंट, मोदी चले गए। मंजूनाथ को डिलीट करना है, सब getting it guys, got it guide how exactly we have to work, how exactly we have to do CRUD operations, how exactly we are doing API testing, getting it now very nice, very nice। Suppose I have created one repository, ठीक है, आई हैव क्रिएटेड वन रेपोजिटरी सेंड, ठीक है, जेफ बेजोस के नाम की मैंने रेपोजिटरी क्रिएट कर ली, 201 क्रिएटेड आ गया,
ठीक है। सेम ये जेफ बेजोस फाउंडर ऑफ अमेजॉन फॉल सब कुछ। अगर मैं वापस से सेंड बटन दबाता हूं, देखो मैंने एक सर्वर को, समझना सर्वर है, सर्वर को मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट की, रेस्पॉन्स दिया सर्वर ने वापस से कि हाँ ये जो आप चीज क्रिएट करना चाहते हो, आपने सब कुछ सारी चीजें वैलिड डाली, वो चीज क्रिएट हो गई है। फिर मैं सर्वर को बोलूंगा फिर से इसको क्रिएट करो, ठीक है। तो सर्वर क्या बोलेगा, 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी, कि एक बार जब वो रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है तो आप दोबारा उस रेपोजिटरी को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब भाई अगर यहाँ पे मैं जेफ बेजोस 1 डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 डाल दूं और सेव करके सेंड बटन दबाऊं तो 201 क्रिएटेड आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस से सेंड बटन दबाऊंगा तो 422 to unprocessable entity. Getting it, guys? Getting it? Why you're getting to 422? You have created, or you have already created repository. If you are sending multiple requests, multiple duplicate requests to server will get confused and it will say that repository is already created, so give him 422 unprocessable entity request. Okay, that's why you are getting 422 unprocessable entity, okay, request. Second thing, ठीक है, कुछ लोग 400 बैड रिक्वेस्ट पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन यही है कि आप लोगों ने मे बी कुछ कुछ गड़बड़ किया हो, ये क्या बॉडी नहीं डाली हो, या तो अगर बॉडी डाली हो तो करेक्ट से नहीं डाली हो, ये प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया हो, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, जैसे डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी 422, okay. Here it is not, but it will not accept, it should be in small cases. Sometime postman literally shows some error which I literally can't believe. कभी कभी ये देखो, अगर मैं इसको भी हटा दूंगा ना तो 400 रिक्वेस्ट देना चाहिए लेकिन आएगा 422, जबकि जेसन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमेशा डबल ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, डबल ब्रेसेस के, और जो भी डेटा रहेगा जो हम पास करना चाहते हैं सर्वर को, जो भी वैल्यू हम डालना चाहते हैं वो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहेगा। तो अगर मैं हटा भी देता हूँ ना, तो ये देखो यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, पोस्टमैन का error कभी कभी रहता है, ये बहुत है, मैंने इसके लिए मेल भी किए हैं, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे रेड मार्क है, ठीक है, रेड मार्क है क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओपन तो किया है लेकिन क्लोज नहीं किया है, ठीक है। ये देखो क्लोज किया तो वो रेड मार्क हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं अभी ये सेव करके, ये मान लो ये तो डुप्लीकेसी के कारण आएगा, अगर अभी मैं अगर सेव करके सेंड करता हूँ, अगर अभी मैं सेव करके सेंड करता हूँ तो 201 क्रिएटेड आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है, ठीक है, रेड मार्क आ रहा है। अभी इसको मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 सेव और सेंड, ठीक है, तो क्या आता है, तो भी देखो क्रिएट हो रहा है, जबकि ये गलत है। ऑब्जेक्ट अगर हम ओपन किए तो हमको उसको क्लोज भी करना है, करली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट ओपन, करली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ओपन किए तो हम उसे क्लोज भी करना रहता है। ये स्क्रिप्टली टाइप लैंग्वेज है ये भी, तो इसीलिए स्क्रिप्टली टाइप लैंग्वेज है। और जैसा कि आप लोग देखें कि वो भी है, इनसेंसिटिव भी है, केस सेंसिटिव भी है, ठीक है। तो लेकिन वो ये एक बग है, ठीक है, ये पोस्टमैन में एक बग है, मैंने ऑलरेडी मेल कर चुका है, लेकिन लेट इट बी, ओके। लेकिन बेसिकली हमको हमको सही होना चाहिए, तो हमको हमेशा ये डबल क्या करली ब्रेसेस से ऑब्जेक्ट ओपन होगा और क्लोज होगा, ठीक है। तो हमेशा हमेशा हम लोगों को ऑब्जेक्ट में ही क्या ऑब्जेक्ट के अंदर ही डेटा को पास करना है, ठीक है। क्लियर नाउ, okay, so maybe you are getting 400 bad requests, maybe you have done something wrong, okay। डबल क्वेट्स कभी कभी ये काम करता है, कभी ये काम नहीं करता है, कभी 400 बैड रिक्वेस्ट बोल देगा, कभी 201 क्रिएटेड, अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये एक बग है पोस्टमैन में, बट आई डोंट नो व्हेन इट विल गेट फिक्स, बट दैट्स हाउ इट विल वर्क, ओके। Okay, only one mistake we don't create delete token. Okay, in there, super. Just because this topic is not covered, that's why maybe you guys were not able to do it. Okay, now I want to know like how many of you were able to do update and delete operation. Like I saw some screenshots in a group that some of you are able to update and delete repository as well. Okay, nice, nice, very nice, Nidhi. Okay, very nice. So
I hope now I have, I guess I have cleared. See, one more, 422 unprocessable entity. Um, when you are sending it, the request was well formed but was unable to, or semantic errors. Okay. ठीक है, एक और रहता है, ठीक है, इसके एक असाइनमेंट देता हूं मैं। असाइनमेंट है कि आप लोग को ये दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढ के लाना है। 422 409, 409 आपको स्टेटस कोड नहीं मिलेगा, ठीक है, ये गिटहब मतलब अभी करते टाइम, ठीक है, लेकिन 409 भी आप लोग को आगे प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है, जब अब अगर आगे हम काम करेंगे तो, ठीक है। 409 कन्फ्लिक्ट ये भी सेम है 422 की तरह, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग को R&D करके आना है, ठीक है, रिसर्च थोड़ा करना है इसके बारे में कि ये दोनों का डेवलप कि डिफरेंस क्या है, थोड़ा एक्सप्लोर करो, ठीक है, एक्सप्लोर करो और ढूंढने की कोशिश करो कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है 422 और 409, ठीक है। एंड गेट बैक टू मी एंड देन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4। Popular question I am going to tell you, which has been asked by many interviewers, that what is request request chaining process. What is request chaining process? This is a multiple time asked questions. Interviewer ask you about status codes, okay, like what is this status, like first of all they will ask you like what are the different status codes that you have faced while working on projects. Now you are, I guess now you guys are now able to tell about different status codes, because in this project only, in this API document on GitHub only, we got to know so many status code: 10401, 403, 404, 409, 422, 204, 201, 200. Okay, so many client side error and successful status codes we got to know in this project only. So like this they can ask, please tell me different status code that you have faced, or they can ask what is 401, what is 422, what is 403, when you will get 403, when you will get 401, when you will get 201, like this they can ask. So I have covered almost all status code. It is never covered because literally uh, in IT learning is never ending, okay, you can learn many more things, but I had covered as much as I can. So maybe they will ask under this only, but even if they ask from out of the syllabus, you can tell that yeah, these this maybe this status code I didn't get while working on my project, but I get some other status codes as well. Okay, then you can tell what are the status code that you got while working on your project, okay, like this. Now, and second question they can ask, like what is request chaining process, what is request chaining process. So let's understand this, what is request chaining process. Request chaining process is nothing but whatever we are creating, we are fetching it, whatever we are updating, we are fetching it, whatever we are deleting, we are fetching it. This is all about request chaining process, that we are
sending multiple requests to the server, that we are sending multiple requests to the server at one time, at one shot. How we are sending, please focus here, how we are sending. We will see in GitHub, this is one collection. Okay, this is one collection. Okay, one sec, create repo, Jeff Bezos, Jeff Bezos, update Jeff Bezos, fetch update Jeff Bezos. One sec, just give me a second. Okay, done. So now here, this is one collection that I have created, and under this collection I have created repo, I have updated and deleted and all those fetched repo. Okay, now I will click on this three dot, that is view more actions. I will click on this view more actions, then I will click on, see this run collection. I will click on this run collection. Very careful, see I have clicked on this three dot, and then I clicked on this run collection. The moment I have clicked on this run collection, what I will do now, at one shot I will send multiple requests to server. How server will react, see how I will send request. I will send one create, and then it will fetch, and then it will update, it will then fetch updated, then it will delete, and then it will fetch the deleted repo. Okay, so now what is this iterations, like how many times do you want this operation to perform, कितने बार चाहते हो कि ये सेम चीज होती रहे. मैं चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ एक बार. ठीक है. अब डिले, डिले अगर आप चाहते हो कि वो धीरे धीरे एकदम दर 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 तो तुरंत हो जाए, लेकिन कि आराम से एक एक सेकंड, दो दो सेकंड का वेट लुके हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि दो दो सेकंड का वेट लुके हो. इसलिए मैं 2000 ms, that is milli second. Okay, this thing I don't want to tell you that 1 second is equal to 1000. Okay, 2000 milli per second I have selected. And now if I click on this run GitHub, what I did, I just click on this view more action. I have clicked on run collection, iterations is 2000 milli per second. And now if I click on run GitHub, now see the magic. See, one repo will created. See, oh my god, 422. Okay, oh my god, like this it will work. 404 not found, 404 not found. Super. One sec. Yeah, now maybe again if I go to run collection, and if I give 2000 or 1000, I would don't want to wait, it must 1000, 1 second I want to wait. Run GitHub, preparing GitHub. Okay, now 201 created, one repo created, it which fetched the created repo. Now it is updated the created repo, it is fetched the updated repo, deleted repository 201, and at that fetch deleted repository. So what I'm doing here, I'm sending multiple requests to the server at one time. Okay, and I'm checking whether the I have created repo or not, whether my repo is updated or not, whether my repo is deleted or not. So that's how I'm checking it as well. Okay, so basically I'm sending multiple requests to the server at one shot in a chain. So this process we call it as request chaining process. Understood, guys? Understood? If I run the whole collection, multiple requests will be sent to the server at one time. Okay, multiple times the whole request will send. Okay, and each operation will get to perform. So that's how it will perform. Okay, just like in pet store. Yeah, if pet store you want to do. Okay, one sec. Pet store is something different, man.
one pet store. Okay, see, 200, 200, 200, 200. It means okay, everything is 200. Okay, here. This is for your this pet store was for your practice, and request also was for your practice. But this is GitHub. Here you find real status code that this is 201, this is 422, this is 409. When we will get this status code, when we will get this status code. So basically, that's how you will get. Okay, okay, done. So got to know, guys, what is request chaining process. Here I will write what is request chaining process. Um, Basically we are sending, see, I'm writing in my own language, I'm just giving my own definition. Okay, just like that you have to give your own definition, or else you can search it on Google, or you can search it on chat gtp. Okay, uh, if you have understood the concept, if you have done with your practicals also of this request chaining process, then you understand the meaning of the definition. Okay, so it is not necessary to memorize this definition what I am writing here. You please find a suitable definition for request chaining process in Google or chat gpt something. Okay, and then tell that definition, or else you can make your own definition if you have understood the concept. Okay, done. So as of now, just for, if we are sending, we are sending multiple requests at a time to server. Done. Okay, now, now, so this is done. You understood request chaining process, guys? Understood? What about assignment? I already told you, Shubham, that you have to find the difference between 409 and 422, and you have to get back to me. Yes, yes, Shahid, correct. Once again, do sir. Okay, done. See, this is GitHub. This is GitHub. What is request chaining process? What I will do, I want to send multiple requests to server at a time. What I will do, I will just click on this more action. I will click on this run collection. Then I will click. Then I will, if I want to give delay, if it's okay, even if we are not giving delay, I will just click on this run GitHub. Okay, it will go, it will run, start running. 201, 200, okay, 200, whatever the status, 204, and at last 40 not found. So I have sent multiple requests to the server at a time in a chain. This process we call it as request chaining process. Got to know what? That's what I told Saurabh. Okay, please click a screenshot of this. Okay, डेफिनेशन ये अपने उससे लिखा हूं मैं, आप लोग एक बार गूगल या चैट जीपीटी पे जाके प्रॉपर डेफिनेशन देखना रिक्वेस्ट चेनिंग प्रोसेस की। आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिक्वेस्ट चेनिंग क्या होता है, बस मैं वही समझाना चाहता था। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने खुद से लिखी, आप एक बार जाके प्रॉपर सुटेबल डेफिनेशन गूगल से कहीं से भी जाके देख लो। ठीक है, नाउ हैव यू क्लिक्ड द स्क्रीनशॉट? हैव यू क्लिक्ड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? डन गाइस? Done. Okay, so so now we got to know what we got to know about request chaining process today, and how to update and delete a repository. Okay, so that's all for the day, I guess. I have finished session so soon, only 6 p.m. Okay, then it's okay. Tomorrow we will learn about new things. Tomorrow will be very important session that you have to attend, because tomorrow we are going to learn, not tomorrow, yeah, tomorrow will be Saturday, no, Saturday you will have classes. Okay. We will continue this session at Monday. Okay, because I want to cover some more topics which can be covered today also, but it will be little bit hectic for you. Okay, so that's why I'm not covering as of now, or else I can cover one topic. Hmm, tomorrow class ले लो. Is it possible? Focus here. We can cover one topic, and it is very easy. Okay, see, one important
thing, if you have noticed, guys, one important thing, if you have noticed that, and don't worry, I'm going to what repeat this thing on in my Monday class as well. But please, if you are able to do, and now it is very it will be very good and it is very easy to understand. Please focus here. Please, very cool and very interesting topic. Okay, see, if you have focused one thing, that you guys, whenever you need URL, okay, you are going to repository, okay, and you are just copying the URL and then again you are pasting it, okay, and just like you need this owner name and this repo name, continuously you are writing it manually, continuously you are writing it manually over here also you are writing manually. Okay, what if we create them as a variable? What is variable? If you have attended my automation class, I have covered this thing, that variable is nothing but it will act as a container where we can store the data, the repeated data. See, repeatedly we have to enter URL in each and every method, in each and every operation. If we have to create, if we have to update, if we have to date, obviously we have to give URL. So URL is the one repeated data that we are using continuously in each and every operation. So we can make it as variable. Now now here, okay, uh, चलो हटाओ इसको. Now here, variable, okay, variable is of two types. Variable is of two types. First one is first one is global. If you have completed Java, then also you will know. If you have completed my automation class, then ठीक है. कंटेनर क्या होता है? जहाँ पे जैसे तेल का कंटेनर हो गया, उसमें तेल स्टोर करते हैं. ठीक है. किसी भी चीज का एक कंटेनर, पानी का कंटेनर हो गया जिसमें पानी स्टोर करते हैं. तो वैसे भी इट एक्ट्स लाइक अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर वेयर वी कैन स्टोर रिपीटेड डेटा. रिपीटेड डेटा. ठीक है. Done. What is variable? Yes, correct. What is variable? It acts like a container where we can store repeated data. Now, what is this global variable? What is this global variable? What is this global variable? Global variable is the variable where we are where we are storing collection. ठीक है. प्रोजेक्ट और कलेक्शन. उस पूरे कलेक्शन में, जैसे ये एक पूरा कलेक्शन हो गया, ठीक है, ये एक गिटहब एक पूरा कलेक्शन है, एक पेट स्टोर एक पूरा कलेक्शन है, एक रेकरेस एक पूरा कलेक्शन है. ठीक है. बेसिकली नॉट इवन कलेक्शन, वर्क स्पेस. ठीक है. पूरा एक वर्क स्पेस है. ये देखो, क्यू स्पाइडर वर्क स्पेस में हम काम कर रहे हैं. हमने पहले वर्क स्पेस क्रिएट किया था, फिर कलेक्शंस क्रिएट किए हैं उसमें. तो पूरे एक वर्क स्पेस में द वेरिएबल व्हाट इज वेरिएबल? रिपीटेड डेटा. ठीक है. Or what is global variables? Where we are storing repeated data, where we are storing repeated data which is used within the project, or we can say which is used within the workspace. उस पूरे वर्क स्पेस में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. ठीक है. और लोकल वेरिएबल कहते हैं where we are storing where we are storing repeated data which is used within 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 the
collection, not collection. I guess, yes, collection. ठीक है, अभी इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, अभी मैं इसे प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, ये देखो, समझ में आ रहा है गाइस? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल गॉट टू नो? ओके, ओके, दिस दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड डेटा। जैसे यूआरएल है, ये बार बार हम सब जगह यूआरएल वो कर रहे हैं, क्या सब जगह एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि ये यूआरएल हमारे में भी, चलो इस बेसिकली इस पूरे वर्क स्पेस में नहीं तो नहीं, बेसिकली एक वर्क स्पेस में हम कलेक्शंस क्रिएट करते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो हम उस प्रोजेक्ट में अलग अलग, ये बेसिकली कलेक्शंस एक मॉड्यूल्स हो गए, अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए हम अब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली वर्क स्पेस क्या रहेगा, जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, जैसे एक मिंत्रा एक प्रोजेक्ट आ गया, तो मिंत्रा के नाम का वर्क स्पेस बनाएंगे, और अलग अलग मॉड्यूल्स रहेगा, तो अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए अलग अलग उस मॉड्यूल्स के अंदर उसके लिए हम रिक्वेस्ट भेजा करेंगे। ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो सपोज मिंत्रा के लिए बेसिकली हम एक ही यूआरएल से नेविगेट करेंगे, कोई एक कॉमन यूआरएल रहेगा, तो वो कॉमन यूआरएल को हम, गाइस एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Been visible? Okay, maybe something issue with my internet. Okay, done. So now, so now, so this URL is one of the repeated data which is coming continuously in our workspace. So what I will do, I will set it as a variable. See, I will just see इतना ऐसे किए। ठीक है, अब मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, मैं एनवायरमेंट्स में गया। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना सब कुछ? स्क्रीन विजिबल? डन? वॉइस स्क्रीन? ओके, डन। सो मैं देखो, मैं क्या किया, अभी मैं कलेक्शंस पे हूँ। यहाँ पे आप लोग को लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एपीआईज, एनवायरमेंट्स, मॉक सर्वर, मॉनिटर्स, ये वो। तो एनवायरमेंट्स में हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने एनवायरमेंट्स पे क्लिक किया। ठीक है, हमने एक अगर चाहते हैं तो नया एनवायरनमेंट बनाए, लेकिन हमको ये एपीआई डॉक्यूमेंट, ये जो बेसिकली ये जो यूआरएल है, इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है। तो जैसे ही हम एनवायरनमेंट्स पे क्लिक करेंगे, हमको यहाँ पे एक दिख रहा है ग्लोबल्स, तो हम ग्लोबल्स पे क्लिक करते हैं। ग्लोबल्स पे हमने जब क्लिक किया, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऐड न्यू वेरिएबल, मतलब कोई अगर वेरिएबल क्रिएट करना है, ये वो कंटेनर है जहाँ पे हम रिपीटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है, हम वेरिएबल का नाम देते हैं कि ये बेस यूआरएल है। ठीक है, फिर जो डेटा की जो वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, और यहाँ पे भी करंट वैल्यू ये है। ये इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था अपने ऑटोमेशन क्लास वाले में भी, यहाँ पे भी मैं चीज बताता हूँ कि हो सकता है कि अभी जो वैल्यू यूज कर रहे हैं हम लोग, जो पहले वैल्यू हम यूज कर रहे थे, वो हम यूज कर रहे थे डॉट इन। हम डॉट इन यूआरएल के हेल्प से इस पे नेविगेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं, करंट वैल्यू, वो डॉट कॉम। इसलिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी दिया हुआ है और करंट वैल्यू भी दिया हुआ है, कि हम आके वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लेकिन अभी तो हमारी इनिशियल और करंट वैल्यू दोनों ही ये api.github.com है, तो मैंने दोनों जगह वो चीज पेस्ट कर दी। ठीक है, मैंने वो चीज पेस्ट कर दी। अब मैं देखूंगा कि और कुछ ग्लोबल वेरिएबल नहीं, बस मैं बेस यूआरएल को ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूं। तो ये चीज करके, यस, बोथ आर मैंडेटरी, बोथ यू हैव टू फिल। ठीक है, ये चीज करके हमेशा सेव बटन पे क्लिक कर देना, तभी वो चीज सेव होगी। पोस्टमैन में आप कहीं भी जाओगे, अगर आप कोई चेंज कर रहे हो, तो वहां पे आपको वो चीज सेव करना होगा, तब वो चीज सेंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने वो चीज सेव कर दी। ठीक है, मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट किया, बस मैंने वेरिएबल का नेम दिया, मैं यूआरएल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने बेस यूआरएल नाम दिया और उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, नाउ
ठीक है? वैल्यू क्या दे दी, चाहो तो यहाँ से भी आके ये वैल्यू दे सकते हो। देखो यहाँ पे जाके जहाँ से ये एपीआई डॉक्यूमेंट से ये ओवरव्यू में रिसोर्सेज इन द रेस्ट एपीआई में हमको ये जो मिला था, चाहे तो यहाँ से भी दे सकते हो। बेसिकली चलो यहाँ से दे देते हैं। कॉपी किया मैंने और लाके मैंने कंट्रोल वी अब सेव कर दिया। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को कुछ और वेरिएबल्स देने हैं। जैसे मैं यहाँ कलेक्शंस में देख रहा हूँ अपने कि एक यूआरएल जो है वो बार बार यूज हो रहा है। एंड पॉइंट्स तो चेंज होते रहेंगे, एंड पॉइंट्स सब चीज के अलग होते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कि आप देखोगे यहाँ पे एंड पॉइंट स्लैश यूजर स्लैश रेपोज है, यहाँ पे स्लैश रेपोज ओनर और ये है। लेकिन हम कुछ और चीजों को वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया रेपोजिटरी। रेपोजिटरी अगर बार बार यूज हो रही है तो हम उसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो पार्टिकुलर एक जगह पे यूज हो रही है, ठीक है। रेपोजिटरी क्या, विथ इन द रिक्वेस्ट, ठीक है, विथ इन द रिक्वेस्ट। वन सेक। डन नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ले लिया। अब क्या और मैं वेरिएबल्स कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे हो गया ये ओनर नेम और ये रेपोजिटरी, तो ठीक है। तो जैसे मैं ये कॉपी किया रेपोजिटरी, ठीक है। अब मैं क्या, कहाँ जाना है मेरे को, वेरिएबल्स कन्वर्ट करना हो तो, वेरिएबल्स स्टोर करना हो तो एनवायरमेंट्स पे, ठीक है। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल दिया है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल मैंने क्या दिया है, देखो बेस यूआरएल, क्योंकि ये सब जगह काम आ रहा है, इसलिए मैंने इसे ग्लोबल दे दिया। अब मुझे अगर लोकल कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, प्लीज फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिबल, नो ऑडिबल, विजिबल, सब कुछ सही है ना? प्लीज फोकस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे हमको कोई कलेक्शन क्रिएट करना था तो हम यहाँ पे प्लस बटन दबाते थे, कलेक्शन क्रिएट करते थे। वैसे ही एनवायरमेंट्स में ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बस हमको आके वैल्यू ऐड करनी है। लेकिन अगर हमको कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है तो हमको पहले एक एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा। एनवायरमेंट कैसे क्रिएट करें, ये बस ऐड बटन है, ये क्रिएट बटन, इस पे क्लिक किए, ये एक एनवायरमेंट ऐड हो गया। अब इस एनवायरमेंट को हम नाम दे दिए टेस्ट एनवायरमेंट, ठीक है। इस एनवायरमेंट को हम नाम दे दिए टेस्ट एनवायरमेंट, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कैसे एनवायरमेंट क्रिएट करना है। देखो, क्रिएट न्यू एनवायरमेंट, ये ऐड बटन है, इस पर क्लिक किए, ठीक है। यहाँ पे एक एनवायरमेंट आ जाएगा। जैसे ये हो गया मान लो डेवलपमेंट एनवायरमेंट और डेव एनवायरमेंट, ठीक है। बेसिकली एक टेस्ट एनवायरमेंट, डेव एनवायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि पोस्टमैन पोस्टमैन डेवलपर्स भी यूज करते हैं और टेस्टर्स भी यूज करते हैं। तो अगर डेवलपर्स को कोई अपना नो वॉइस ऑडिबल, नो, जब भी हम कोई ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं पोस्टमैन में, तो वो ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडेड है, बस हमको वहां पे जाके वेरिएबल क्रिएट करना है। लेकिन अगर हमको कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम क्या है, टेस्टर्स हैं। पोस्टमैन दो लोग यूज करते हैं, एक डेवलपर्स और एक टेस्टर्स। तो डेवलपर्स को अगर वेरिएबल क्रिएट करना है तो डेवलपर्स आके अपना एक एनवायरमेंट बनाएगा और वहां पे आके खुद के अपने एक लोकल एनवायरनमेंट में लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करेगा। और अगर हम लोग क्या है, हम लोग टेस्ट इंजीनियर्स हैं, तो हमने एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाया और टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हमारे लोकल एनवायरनमेंट पे हमने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किए, जो कि हमको सिर्फ रिक्वेस्ट में, ईच रिक्वेस्ट में जो रिपीटेड डेटा यूज हो रहे हैं वो हमने आके डाल दिए, ठीक है। ईच रिक्वेस्ट या फिर कलेक्शन बोल सकते हैं अपन, ठीक है। डन now. So I want to add some variables, like I want to add the owner name. So I will copy the owner name, I will come here in test environment, I will give new variable. What will be the variable name? Owner. Okay, what is value? Press initial value. Suppose if I have changed the owner name or something, initially it was Kushagar Singh 17 and now it is Kushagar Singh 1708 something, ठीक है। तो वो करंट वैल्यू, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ गया ना, इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू का, बेसिकली ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ओनर नेम हो गया ये कुशागर सिंह 17, ठीक है। अब मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड करना चाहता हूँ रेपोजिटरी, जो कि बार बार रिपोर्ट हो रही है। तो मैं जग गया कलेक्शंस पे, जाके रेपोजिटरी जो मैंने क्रिएट की थी वो कॉपी किया, ठीक है। फिर एनवायरमेंट्स में वापस आया, टेस्ट एनवायरमेंट में गया और जाके यहाँ पे दे दिया
रेपो नेम क्या वेरिएबल का क्या नेम है जो इसके नाम से क्रिएट कर रहे हो, रेपो। और फिर यहाँ पे मैं दे दिया जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अगर आप यहाँ पे रेपोजिटरी अपडेट कर रहे हो, ठीक है, प्लीज फोकस हियर, इंपॉर्टेंट, कोई रेपोजिटरी अपडेट कर रहे हो, जेफ बेजोस से आपने नाम दे दिया एलॉन मस्क, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आके कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप एनवायरमेंट्स पे जाओ, अपने लोकल एनवायरमेंट पे जाओ और वहां पे आके इनिशियल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, करंट वैल्यू चेंज करते जाओ। समझ में आ रही है बात? इसलिए इंपॉर्टेंस होता है वेरिएबल्स का। कोई भी रिपीटेड डेटा यूज हो रहा हो तो हम उसको एक वेरिएबल कंटेन कर वेरिएबल बना सकते हैं उसका, और उसको बस हमको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी अगर कोई भी वेरिएबल बदल रहे हैं तो, ठीक है। कोई भी डेटा रिपीट हो रहा है तो बस हमको जाके वहां पे वेरिएबल चेंज करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल उसके नाम का क्रिएट कर दिया है, ठीक है, डन। सो आफ्टर गिविंग ओनर नेम एंड रेपो नेम, आई विल क्लिक ऑन सेव बटन, ठीक है। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड global variable as well, ठीक है, and some local variable as well in my test environment. Now if I want to call those variables, how can I call it? अब मुझे उन variables को call करना है, तो कैसे call करना है? मैं गया वापस से collections में, repository में मैं गया, ठीक है, यहाँ से मैंने ये जो URL है इसको हटाया, ठीक है। अब मेरे को वेरिएबल को कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा, ठीक है, डॉलर साइन यूज किया, सॉरी डॉलर बोल रहा हूँ, कर्ली ब्रेसेस यूज किया, कर्ली ब्रेसेस यूज कर देते ना यार, यस, पूरा हटाया, करली ब्रेसेस यूज किया, तो यहाँ पे आप देखोगे जी विच स्टैंड्स फॉर ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबल वेरिएबल। तो कितने सारे ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एडेड है पोस्टमैन में, लेकिन हमने किस नाम का क्रिएट किया था, बेस यूआरएल का। तो बस मैं ये सेलेक्ट करूंगा बेस यूआरएल। कैसे मैंने किया, मैंने बस करली ब्रेसेस टाइप किया, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स आ गए, ठीक है, बेस यूआरएल सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जो भी एंड पॉइंट्स है, जैसे एंड पॉइंट्स था स्लैश यूजर स्लैश रेपोज, ठीक है, वो दे दिया। अब यहाँ पे भी अगर मेरे को वेरिएबल यूज करना है तो कैसे, ये देखो स्लैश रेपोज, ओके। एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करना हो तो करली ब्रेसेस बेस यूआरएल स्लैश रेपोज, ठीक है। अब मेरे को लोकल वेरिएबल यूज करना है, उसके लिए भी मैं करली ब्रेसेस करूंगा यूज, लेकिन लोकल वेरिएबल आप देखोगे यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, जो हमने क्रिएट किए हैं वो आ नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लीज फोकस हियर, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ देन। आप अगर यहाँ पे भी आप फोकस नहीं करोगे तो बार बार रिपीट करने को बोलोगे, प्लीज फोकस हियर, ठीक है। वेरिएबल को कैसे कॉल करना है, करली ब्रेसेस से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहा है, लोकल वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, लोकल वेरिएबल शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोकल वेरिएबल हमने एक लोकल एनवायरनमेंट में क्रिएट किया था। कौन से एनवायरनमेंट में? टेस्ट एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे सिलेक्ट है नो एनवायरनमेंट, यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो हमको कौन सा एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है? टेस्ट एनवायरनमेंट, हमारा लोकल एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल्स दिए थे। तो अब मैं टेस्ट एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं टेस्ट एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया, तो अगर अब मैं करली ब्रेसेस यूज करता हूं तो देखो ये ई मतलब लोकल वेरिएबल्स जो हमने एनवायरनमेंट में, ई स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट, लोकल एनवायरनमेंट में जो हमने लोकल वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, बेसिकली लोकल एनवायरनमेंट में जो हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, दैट इज लोकल वेरिएबल्स, वो सारे अब यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओनर सेलेक्ट किया, फिर स्लैश रेपो सेलेक्ट करना है, फिर करली ब्रेस यूज किया और रेपो सेलेक्ट किया। वैसे ही बाकी सब में भी, अपडेट रेपो में भी देखो कितना इजी, बार बार मेरे को कहीं नहीं जाना है। मैंने एक वेरिएबल दिया है, बस मैं बेस यूआरएल किया, स्लैश एंड पॉइंट्स दिया, ओनर नेम चाहिए, ठीक है, ओनर नेम दे दिए, एक ही बार ये, फिर देखो करली ब्रेसेस यूज किए और फिर रेपो नेम दे दिए। सिर्फ एक बार एनवायरमेंट सेलेक्ट करना पड़ता है किसी भी एक पार्टिकुलर कलेक्शन के लिए, फिर वो बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो सब जगह मैं कितने इजीली, बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी एक पूरा, यस, easy, no, is it easy guys, are you getting it? How I am calling, how I am creating variable, and how I am calling those variables after creation, getting it? Easy, easy peasy. Any doubt you have? See how easily I am, just again I'm just repeating the same things. See, base URL slash repos
slash how to call it with the help of curly braces, owner again slash how to call it curly braces repo. ठीक है, ये सब लोकल, जो भी आप लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करोगे वो लोकल एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आके एनवायरनमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल्स डाले हो, जो वेरिएबल्स ग्लोबली यूज कर रहे हैं पूरे वर्क स्पेस में, तो बस आप वहाँ पे जाके ये एनवायरनमेंट्स में वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स डालो, और कॉल कैसे करना है सिंपल पता ही है, विद द हेल्प ऑफ curly braces we can call. Okay, so that's all. Done sir, create, yes, yes, okay, one sec. Can we create endpoint? No, and basically that's what I told कि endpoint change होते रहेगा। create के लिए कुछ और endpoint है, इसके लिए अलग endpoint है, इसके लिए अलग endpoint है, सबके लिए endpoints अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो क्या URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, सब अलग। वैसे ही यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम URN विच इज एंड पॉइंट्स, ये कभी सेम नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं। हर एक रिक्वेस्ट ऑपरेशन के अलग अलग एंड पॉइंट्स रहेगा। ठीक है, डन। मतलब वो ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है, जैसे ये पैच है उसके लिए अलग URN, या फिर ये जिसके एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं, हर हर उसके लिए अलग अलग एंड पॉइंट्स रहेगा। तो उसको हम वेरिएबल भी कंटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो रिपीटेड डेटा नहीं है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर एक बार दो बार भी वो है ठीक है चलो, लेकिन 3-4 बार रिपीट हो रहा है तब वो रिपीटेड डेटा है, मतलब इसको वेरिएबल बनाओ। ठीक है, अगर वो डेटा रिपीटेड नहीं हो रहा है मतलब उसको हम वेरिएबल बनाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, done. So, got it guys, how to create variables. Again, I will tell you, see, base URL was coming continuously, it is a repeated data. So what I did, I just go to environments, I have clicked on globals, I have given name base URL, and I have given the value. ठीक है, अब कभी भी चेंज करना होगा मैं यहाँ पे आगे चेंज कर दूंगा वैल्यू अगर जरूरत होगी तो। अब मुझे अगर कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट करना है, लोकल वेरिएबल क्या, जो कलेक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, वो एक कलेक्शन में जो यूज हो रहा है, मेरे को वो वेरिएबल्स अगर क्रिएट करना है तो मैं एनवायरमेंट्स में गया, मैं खुद का एक एनवायरमेंट बनाया। कैसे, मैं क्लिक किया क्रिएट न्यू एनवायरमेंट पे, मैंने एक खुद का एनवायरमेंट बनाया, टेस्ट एनवायरमेंट। मैंने टेस्ट एनवायरमेंट में वेरिएबल का नाम दिया, जैसे ओनर रेपो, ये सब रिपीटेड वेरिएबल्स है, ये सब रिपीटेड डेटा है, तो मैं उनकी बस वैल्यू दे दिया। अगर वैल्यू कभी चेंज हो रही है, रेपोजिटरी की वैल्यू कभी चेंज हुई तो आके मैं यहाँ चेंज कर दूंगा, तो वो वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जैसे अब मैं सिर्फ यहाँ पे कलेक्शंस में देखोगे आप, रेपो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो रेपो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब रेपो की जो वैल्यू होगी वो अगर मेरे को चेंज करनी होगी तो मैं आके यहाँ टेस्ट एनवायरमेंट में वो आके चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया। अब मुझे अगर कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा, करली ब्रेसेस के हेल्प से। ये करली ब्रेसेस होते हैं, इन करली ब्रेसेस के हेल्प से मैं वो जो वेरिएबल क्रिएट किया हूँ उनको कॉल कर सकता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल, ये G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल वेरिएबल, करली ब्रेसेस लगाए, ग्लोबल वेरिएबल कॉल किया। लेकिन अगर लोकल वेरिएबल हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, और क्रिएट करने के बाद डोंट फॉरगेट टू click on this save button. If you have not clicked on save button, that means that changes you did is not changed, like it is not performed, it is not performed. Okay, so you have to click on save button. Okay, then I will click what I will do, and that's how we understood that what is variable, what are the types of variable, and how to create a variable and how to call a variable. This topic is covered, I guess, and it is very useful because if any repeated data is coming and coming again and again, we can make it as variable. And again, if in future if any data we want to change, we can change it over there, simple, nothing else we have to do. Okay, so this is very important and useful topic that all of you have to do. Okay, that's all done. Got it sir, जब select कर रहे हैं, हाँ, got it, done, okay, good. Please show notepad, sure. What was, okay, so sorry, ओरिजिनल वैल्यू शो नहीं हो रही जब सेलेक्ट कर रहे थे, मतलब समझा नहीं मैं। ओरिजिनल वैल्यू बेसिकली देखो, एक इनिशियल वैल्यू होती है और एक करंट वैल्यू होती है। ठीक है, जो हमने इनिशियली डाली, मैंने पहले जब मैंने ये जब काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी किसी प्रोजेक्ट में काम करूंगा, मैं अकेला थोड़ी वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा। तो मैं जब प्रोजेक्ट में काम कर रहा था तो मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया होगा, तो जो मैंने इनिशियली वैल्यू, मतलब पहली जो वैल्यू डाली होगी वो ये होगी। अब जो करंट वैल्यू होगी, अगर कोई चेंजेस आए होंगे तो करंट वैल्यू आके मैं चेंज कर दूंगा, तो वो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आके URL में वो वैल्यू अप्लाई, हेल्प ऑफ दोस करली ब्रेसेस वी कैन कॉल अ वेरिएबल, एंड हाउ टू create a variable, you can tell no that already global
environment is there, so we don't have to create any global environment, any variable. There are two types of variable, global and local. Any variable, see, I've written over here, variable which is storing, which is coming repeatedly within the workspace, we will make it as global. And if any variable which is coming within the not request, oh my god, again, any question do you have, guys, or is it clear? Okay, done. So now I will request you to please perform what you have to do. Very important. What you have to do, please create a सेपरेट कलेक्शन. कैसे क्रिएट करना है? एक कलेक्शन आप क्रिएट करो. उस कलेक्शन का आप क्या नाम दोगे पता है? उस कलेक्शन आपका नाम दो GitHub, GitHub यूजिंग वेरिएबल्स. ठीक है, आप जाओ वेरिएबल क्रिएट करो. ठीक है, और वेरिएबल के हेल्प से आप कैसे, जैसे यूआरएल है, यूआरएल को डायरेक्ट जाओ और एनवायरमेंट्स में जाके ग्लोबल वेरिएबल में एक बेस यूआरएल नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, ओनर के नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, रेपो के नाम का वेरिएबल क्रिएट करो, और थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करो. और फिर इस कलेक्शन में आप सारे रिक्वेस्ट ऐड करो. कौन कौन से रिक्वेस्ट? पोस्ट, गेट, अपडेट, गेट, समझ रहे हो? पोस्ट, गेट, पैच, गेट. ठीक है, और डिलीट, गेट. और फिर ये सारे रिक्वेस्ट जो भी आपने ये सब डाले, पोस्ट, गेट, पैच, गेट, ये सारे में वेरिएबल्स के हेल्प से आप एक्शन परफॉर्म करो. ठीक है, और फिर इन सबको रन कलेक्शन में डालो और रन करो. ठीक है, ये चीज आपको करनी है. ये एक असाइनमेंट हो गया. और दूसरा असाइनमेंट क्या हो गया कि डिफरेंस बिटवीन 409 and 422. So two assignment I am giving you guys. One is to create a separate new collection GitHub using variables, and here you have to make use of variables, and then you have to perform those CRUD operation. And second assignment is that you have to uh, prepare for difference between 409 and 422. ठीक है, done. So that's all for the day. If you want to take a screenshot of this notepad, so please take it and let me know if it is done.